डियर स्टूडेंट्स, मैं रामविलास मौर्य आपका फिर से एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। आज का चैप्टर है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम मैं कई दिन से इस चैप्टर को पढ़ा रहा हूं क्योंकि यह चैप्टर 4 भागों में डिवाइड है। कितने भागों में बच्चे डिवाइड है? 4 भागों में। ठीक है, तो मैंने पोषण पढ़ा दिया है, दूसरा भाग है श्वसन और तीसरा परिवहन और चौथा है उत्सर्जन। ठीक है, तो इस प्रकार से 4 भागों में डिवाइड है। तो मैंने पोषण को पढ़ाया है, अब आज पढ़ाने वाले हैं आपका श्वसन। ठीक है, तो श्वसन को सबसे पहले हम पढ़ेंगे। तो देखिए बच्चों, श्वसन को आज इस तरह से पढ़ने वाले हैं कि बिल्कुल उसे फाड़ कर रख देने वाले हैं, क्योंकि आज श्वसन को बिल्कुल आपके दिमाग में बिठाकर ही मानूंगा, क्योंकि मैंने आज ठान लिया है कि आपको इस सब्जेक्ट को बिल्कुल इस टॉपिक को बिल्कुल क्लियर करना है। क्या करना है बच्चों? आपके लिए बिल्कुल क्लियर करना है, इसलिए आप सभी लोग हमारे इस चैनल पर बने रहें। तो सबसे पहले आप समझिए श्वसन होता क्या है। तो श्वसन के बारे में हम पहले आपको जानकारी दें, श्वसन क्या है। ठीक है, तो श्वसन क्या है बच्चों? ठीक है, तो श्वसन भैया वह प्रक्रिया है, मानव शरीर की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, मानव शरीर की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, उसे हम श्वसन कहते हैं। वह क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, आपको यह बात समझ आ गई ना? श्वसन क्या है? श्वसन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है? ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। तो समझ आ रहा ना बात? हाँ, बिल्कुल सही बात है। जो श्वसन है वो क्या है? वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, श्वसन कहलाती है। क्या कहलाती है? श्वसन कहलाती है। अब देखिए बच्चों, जो श्वसन है उस श्वसन को हम 2 भागों में बांटेंगे। श्वसन को कितने भागों में बांट सकते हैं? 2 भागों में बांट सकते हैं। एक होता है वायवीय श्वसन और दूसरा होता है अवायवीय श्वसन। जिसको हम वायवीय श्वसन को हम बोलते हैं बच्चों वायवीय श्वसन, और दूसरा है अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन। ये दोनों बात क्लियर हो रही है बच्चों? बिल्कुल क्लियर समझ रहे हैं? ठीक है, तो श्वसन क्या है? वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। जिसके द्वारा ग्लूकोज का क्या होता है बच्चों? ऑक्सीकरण होता है। अब जो श्वसन है वो 2 भागों में बांटेंगे। कितने भागों में बांटेंगे बच्चों? 2 भागों में बांटेंगे श्वसन को। एक होता है वायवीय श्वसन और दूसरा होता है अवायवीय श्वसन। कैसा? वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। इसमें क्या होता है बच्चों? ये अवायवीय जो वायवीय श्वसन है, इसमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है। क्या होती है? ऑक्सीजन की जरूरत होती है, और इसमें अवायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो ये दोनों बातें क्लियर हो रही हैं। वायवीय श्वसन क्या होता है? वायु की उपस्थिति में होता है, अर्थात ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। क्या होती है? ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। और अवायवीय श्वसन जो है, इसमें ऑक्सीजन की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होती है, बिल्कुल भी नहीं होती है। ठीक है, अब दूसरी बात, नेक्स्ट टॉपिक्स अगला देखते हैं। तो ये श्वसन जो होता है वो 2 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है? 2 प्रकार से होता है। एक तो होता है ईस्ट में। काहे में बच्चों? ईस्ट में होता है। काहे में होता है? ईस्ट में होता है। और दूसरा होता है, दूसरा क्या होता है? मनुष्य के दौड़ते समय। दौड़ते समय। ठीक है, जब मनुष्य दौड़ता है, कोई व्यक्ति दौड़ता है, जानवर दौड़ता है, ठीक है, तब मनुष्य ना कहें, हम क्या कह दें? कोई जंतु। ठीक है, तो जंतु के दौड़ते समय ऑक्सीजन अच्छे से शरीर के अंदर इंजेक्ट नहीं हो पाती। ऑक्सीजन हम सांस अच्छी तरह से नहीं ले पाते, तो जंतुओं के शरीर के अंदर, कहां पर? शरीर के अंदर पेशियों में। कहां पर? पेशियों में। क्या होता है? अनाक्षी श्वसन होता है। कैसा होता है? अनाक्षी श्वसन। तो और एक बात, हाँ, अनाक्षी श्वसन समझ लो, अनाक्षी। ठीक है, इसको अनाक्षी बोलते हैं, इसको बोलते हैं आक्षी। क्या बोलते हैं बच्चों? आक्षी। यहीं पर लिख देते हैं आक्षी। ठीक है, ठीक है, क्लियर हो रहा है ना बातें? हाँ, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो वायवीय श्वसन
और अवायवीय श्वसन। ठीक है, तो अवायवीय श्वसन जो है ईस्ट में होगा और जंतुओं में होगा। किसमें होगा? जंतुओं में होगा। ठीक है, और जो वायवीय श्वसन है वो क्या होगा? जानवरों में होगा। कहा में? जीवों में होगा। कहां पर होगा? जीवों में। ठीक है, जीवों में होता है। कहां पर होता है बच्चों? जीवों में होता है। क्लियर ना इतनी बात? चलो अब पहले हम एक एक करके इनको पढ़ लेते हैं। क्या करते हैं? एक एक करके पढ़ते हैं। तो पहले देखिए, सबसे पहले जो वायवीय श्वसन होता है ना बच्चों, क्या होता है? वायवीय श्वसन। अब इसमें क्या होता है, जब ये श्वसन होता है ना, तो इससे पहले हम कुछ और टॉपिक्स को क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, आपको कुछ बातें पॉइंट्स 2 बता देते हैं। तो सबसे पहली बात है, श्वसन को हम अगर बात करें तो श्वसन भैया 2 प्रकार का हुआ, एक वायवीय श्वसन, दूसरा अवायवीय श्वसन। ठीक है, तो इस श्वसन को पढ़ने के पहले हम यहां पर ये श्वसन जो है यह काहे के द्वारा होता है? यह द्वारा होता है श्वसन तंत्र के द्वारा होता है। कहां पर होता है? श्वसन तंत्र के द्वारा। ठीक है, तो यह श्वसन जो है काहे के द्वारा होता है? श्वसन तंत्र के द्वारा होता है बच्चों। काहे के द्वारा होता है? श्वसन तंत्र के द्वारा होता है। अब श्वसन तंत्र में, अब श्वसन तंत्र का मतलब क्या हुआ? श्वसन तंत्र में मतलब वह अंग जो श्वसन मतलब सांस जो ऑक्सीजन हवा को शरीर के फेफड़ों तक पहुंचाने में मदद करते हैं, वह अंग जो क्या करते हैं? ऑक्सीजन मतलब हवा को शरीर मतलब फेफड़े तक पहुंचाने में मदद करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? श्वसन अंग कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? श्वसन अंग। भैया समझ गए ना बात? अब श्वसन अंग क्या होते हैं? समझ आ रही ना क्लियर बात कि श्वसन तंत्र क्या है? तो श्वसन तंत्र वह तंत्र जहां पर जो अंग हवा को, जो हम बाहर से ग्रहण करते हैं ना हवा, ठीक है, इस हवा को शरीर के अंदर पहुंचाने में जो अंग भाग लेते हैं, जो अंग भाग लेते हैं, उनको हम कहते हैं श्वसन अंग। क्या कहते हैं बच्चों? श्वसन अंग कहते हैं। और ये श्वसन अंग मिलकर क्या बनाते हैं? श्वसन तंत्र बनाते हैं। तो यही जब सभी तंत्र को, सभी अंगों को आपस में मिला देंगे तो श्वसन तंत्र बनेगा। क्या बनेगा? श्वसन तंत्र बनेगा। डियर स्टूडेंट्स, तो इसमें श्वसन अंग है जो कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से श्वसन अंग होते हैं? तो सबसे पहले अगर हम श्वसन अंगों की बात कर दें तो श्वसन अंग कौन सा होगा? सबसे पहले होगा मुख। क्या होगा? मुख गुहा। फिर क्या होता है? मुख से या तो ले लेते हैं, या दूसरी बात हो गई मुख गुहा, दूसरी हो गई नसिका। क्या हो गई? नासाद्वार। क्या हो जाएगा? नासाद्वार। ठीक है, या तो हम सांस मुंह द्वारा लेंगे या तो लेंगे सांस द्वारा, नाक के द्वारा। ठीक है, तो नासाद्वार और मुख गुहा, नासाद्वार मुख गुहा ये दोनों हो सकते हैं। अब इन दोनों की कॉमन सी बात है। अब इसके बाद जो नासाद्वार है वो दो भागों में डिवाइड होता है। कितने भागों में? 2 भागों में। देखो हमारी जो नाक है इनमें 2 छिद्र होते हैं। कितने होते हैं? जो छिद्र होते हैं। तो नासाद्वार 1 जोड़ी होता है। कितना होता है? 1 जोड़ी होता है ना। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे समझो। जो नासाद्वार होता है ना, कितना होता है? 1 जोड़ी होता है। ठीक है, तो मुख गुहा या फिर नासाद्वार द्वारा हम क्या करते हैं? सांस लेते हैं। और उसके बाद जाता है ग्रसनी में। कहां पर जाता है बच्चों? ग्रसनी में। ठीक है, वह सांस कहां जाती है? ग्रसनी में। और ग्रसनी से ग्रसनाल में। कहां पर प्रवेश करती है? ग्रसनाल में। कहां पर? कंठ पर। कहां पर? कंठ। ठीक है, कंठ में, कंठ के बाद ग्रसनाल में। कहां पर? श्वास नली में। कहां पर? श्वास नली में। ठीक है, अब श्वास नली के बाद जस्ट जो ये है, श्वास नली के बाद कहां जाता है? ये श्वास नली के बाद भैया, श्वास नली को जो है, श्वास नली छोटे छोटे भागों में विभाजित होती है। काहे में? श्वसनिका में। काहे में? श्वसनिका। ठीक है, ये क्लियर हो गई बातें ना। मुख गुहा या नासाद्वार द्वारा हम सांस लेंगे। मुंह द्वारा कभी कभी सांस लेते हैं। ठीक है, अगर नाक बंद करते हैं। ठीक है, या नासाद्वार द्वारा सांस लेते हैं। और वह सांस कहां पर जाती है? ग्रसनी में जाती है। ग्रसनी में कंठ पर जाती है। कंठ से क्या होती है? श्वास नली में प्रवेश करती है। और श्वास नली से श्वास नली, ठीक है, श्वसनिका का तक जाती है। कहां पर जाती है? श्वसनिका। और श्वसनिका से बच्चों तुरंत कहां प्रवेश करती है? कूपिकाओं में। कहां पर? कूपिकाओं में। ठीक है,
अब कूपिकाओं में, कहां पर बच्चों? कूपिकाओं में, लिख लो कूपिकाओं। ठीक है, तो कूपिकाओं में जाने के बाद यहां पर क्या होता है? ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है। मतलब हवा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है ना। समझ गए ना बात? इतनी बात। आपके बहुविकल्पी प्रश्नों में यह पूछ सकता है कि जो श्वसन तंत्र का क्रम कौन सा सही है? इस तरह से ऑप्शन दे देगा, ग्रसनी, कंठ, श्वसनली, श्वसनिका, कूपिकाएं। ठीक है, या फिर दे देगा शुरू से कुछ बदल कर थोड़ा चेंज कर देगा, 4 ऑप्शन दे देगा और आपसे पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा श्वसन तंत्र का सही क्रम है, श्वसन तंत्र का सही क्रम है। तो आपको इस तरह का प्रश्न पूछा जा सकता है। आपके लिए बहुत जरूरी है कि आपको याद रखना है मुख गुहा, नसा द्वार। ठीक है, मुख गुहा को ज्यादा क्लियर नहीं करना है। ठीक है, केवल नासा द्वार को ध्यान रखना है। तो नासा द्वार से ग्रसनी में, ग्रसनी में से कंठ में, और कंठ से श्वसन नली में, और श्वसन नली में श्वसनलिका में, और फिर कूपिकाओं में क्या करता है? प्रवेश करता है। और इस तरह से ये सभी अंग मिलकर क्या बनाते हैं बच्चों? ये सभी अंग मिलकर बनाते हैं श्वसन तंत्र। क्या बना देते हैं बच्चों? श्वसन तंत्र बना देते हैं। ठीक है, तो मैंने ये सभी अंग क्या होंगे? श्वसन तंत्र कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे बच्चों? श्वसन तंत्र कहलाएंगे। ना समझ गए बात? इतनी क्लियर है? हाँ ठीक। आगे आगे देखते हैं। अब श्वसन तंत्र के बाद, श्वसन तंत्र के बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो श्वसन, अब आपको यहां पर समझना है जो ये श्वसन है, श्वसन में हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। और ऑक्सीजन को जब हम ग्रहण करते हैं तो हम क्या निकालते हैं बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। क्या निकालते हैं बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। अब हमारे समझने वाली बात यहां पर यह है कि हम क्या ग्रहण करते हैं बच्चों? ये O2 क्या करते हैं? ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। इसको हम क्या करते हैं बच्चों? ग्रहण करते हैं और इसको हम निकाल देते हैं। इसको निकाल देते हैं या उत्सर्जित कर देते हैं। चलो निकाल देना लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, निकाल देते हैं। अब इसे समझो तो ये CO2 से O2 बना है। क्या बना है बच्चों? CO2 से O2 बना है। अब ये जो हमारे शरीर के अंदर गई होगी, कहां पर? हमारे शरीर के अंदर गई होगी, तो CO2 से CO2 बना है, तो इसमें कुछ एक क्रिया हुई होगी। क्या हुई होगी बच्चों? कोई क्रिया हुई होगी ना, तभी तो हमें O2 से CO2 मिला है। क्या मिला है? O2 से CO2 मिला है। जैसे कि हमने ऑक्सीजन को ग्रहण किया, क्या किया? ऑक्सीजन को ग्रहण किया और निकाला का कार्बन डाइऑक्साइड। क्या निकाला बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो निकाला है कहां पर हुई बबुआ? कोशिका में हुई है। ठीक है, तो कोशिका में, कोशिका के द्रव में हुई है। कहां पर हुई है? कोशिका के द्रव में हुई है। जहां पर क्या मिला है हमें? ये टूटा है, ग्लाइकोसिस प्रक्रिया के द्वारा टूटा है, तो हमें कुछ थोड़ी सी ऊर्जा भी मिली है। क्या मिली है? ऊर्जा मिली है। और एक ग्लूकोज का अणु टूटा है तो 2 पायरुवेट अम्ल बने हैं। कितने बने हैं? 2 पायरुवेट बने हैं। कितने बने हैं? 2 पायरुवेट बने हैं बउआ। ठीक है, अब इन दोनों पायरुवेट को क्या करेंगे? अब इसको हम आगे समझा देते हैं आपको। ठीक है, और श्वसन, अब दोनों ये बातें समझा रहे हैं कि वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। ठीक है, इसको ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए बउआ, इसमें कुछ नहीं है, थोड़ा खाली समझना है आपको। तो सबसे पहले हम अगर बात कर लें ईस्ट में, तो ईस्ट में क्या होता है बचुआ? ईस्ट में जो होता है ना बउआ, ठीक है, ईस्ट में, इसको समझो। ईस्ट में क्या होगा? ईस्ट जो है ये क्या करेगी? किण्वन करेगी। क्या करेगी? किण्वन। ये मतलब इसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। ये प्रक्रिया यहां तक होती है, उसके बाद ऑक्सीजन की जरूरत इसमें, ईस्ट के लिए ऑक्सीजन की कोई भी जरूरत नहीं होती है। तो ऑक्सीजन जो ईस्ट होता है ना, ईस्ट क्या करेगा? ईस्ट करेगा बबुआ, अब ये तोड़ेगा तो इसमें बनेगा एथनॉल। क्या बनेगा बच्चों? एथनॉल बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा? एथनॉल, जिसको C2 कहते हैं। क्या कहते हैं? C2H5OH, C2H5OH कहते हैं। आपने केमिस्ट्री अगर पढ़ी रखी है तो आपको पता होगा। अगर आपने अभी नहीं पढ़ा है तो हमारे चैनल पर जाकर उसे आप आसानी से पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैंने वहां पर सारे वीडियो अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, आगे सुनते जाइए। ठीक है, आप बिल्कुल एक एक पॉइंट को हम यहाँ पर समझाने वाले हैं, क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, तो अब देखिए, ईस्ट में एथनॉल बनेंगे और कार्बन के 2 अणु बनेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा बनेगी। क्या बनेगी बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड
कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, जिसको हम CO2 बोलते हैं, CO2 लिख देते हैं, कोई दिक्कत? ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और बनेगी ऊर्जा। क्या बनेगी बच्चों? ऊर्जा बनेगी। हाँ बबुआ, ऊर्जा बनेगी। ठीक है, तो ऊर्जा लिख दो यहां पर। ठीक है, अब यहां पर सुनो ध्यान से और सुनो। अब क्या होगा, अगर कोई, देखो मैंने यहां पर दो उदाहरण लिख दिए थे, कोई व्यक्ति दौड़ता हो या कोई जानवर दौड़ता हो, तब भी क्या होता है, अवायवीय श्वसन हो जाता है। क्या हो जाता है? अवायवीय श्वसन हो जाता है। कहां पर? पेशियों में। ठीक है, तो पेशियों में देख लेते हैं। ठीक है, पेशियों में, कहां पर? पेशियों की कोशिकाओं में। कहां पर भी जाओ? पेशियों की कोशिकाओं में। कहां पर? कोशिकाओं में। बबुआ सुनते रही ना, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो पेशियों की कोशिकाओं में क्या होगा? अनाक्षी श्वसन होगा। ये कैसा श्वसन है बच्चों? अनाक्षी है, ध्यान रखना है। ठीक है, अनाक्षी श्वसन है। कैसा है? अनाक्षी श्वसन है। और ये भी क्या है? अनाक्षी श्वसन है। कैसा है? अनाक्षी श्वसन है। ठीक है, तो ये दोनों बातें समझ आ रही ना, इतनी बातें? ठीक है, ये पेशियों में कोशिकाओं में होता है, पेशियों की कोशिकाओं में होता है। अब इसमें क्या होगा, इसमें जो होगा ना, इसमें होना है क्या, अब इससे बनेगा लैक्टिक अम्ल। क्या बनेगा? इसमें एथेनॉल बन रहा है बबुआ, इसमें क्या बनेगा? लैक्टिक अम्ल बनेगा। क्या बनेगा? लैक्टिक अम्ल बनेगा। क्या बनेगा बबुआ? लैक्टिक अम्ल। अब ये जो लैक्टिक अम्ल होता है स्वाद में थोड़ा खट्टा होता है। कैसा होता है बबुआ? खट्टा होता है। हाँ ठीक है, तो लैक्टिक अम्ल बनेगा और ऊर्जा बनेगी। क्या बनेगी बच्चों? ऊर्जा बनेगी। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनते जाओ, पॉइंट टू पॉइंट को क्लियर बिल्कुल पूर्णतः बताने वाला हूं। ठीक है, तो लैक्टिक अम्ल बनेगा और बनेगी ऊर्जा। क्या बनेगी बच्चों? ऊर्जा बनेगी। समझ गए ना बात? ठीक है, अब देखते हैं कोशिकाओं में। कहां पर? कोशिकाओं में, जो हमारे सबके बीच होता है। जैसा कि मैंने यहां पर आपको समझा रहा था, जैसा मैं आपको यहां पर समझा रहा था, वैसा ही अब ये जो प्रक्रिया होगी, अब पेरुवेट जो टूटे हैं, काहे में? ये पेरुवेट टूटे ना बुआ, अब इसको क्या होंगे, ये पेरुवेट कहां जाएंगे? तो ये कोशिका के अंदर, केंद्रिका के अंदर जाएंगे। कहां पर? ठीक है, कहां पर जाएंगे बच्चों? माइटोकॉन्ड्रिया में। कहां पर? माइटोकॉन्ड्रिया में। आगे की प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में होनी है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया लिखते हैं बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो भैया ये सारी प्रोसेस कहां होने वाली है? अब माइटोकॉन्ड्रिया में। भैया ये जो ग्लूकोज से पायरुवेट में टूटा है, ये कोशिका द्रव्य में हुआ है। कहां पर हुआ? कोशिका द्रव्य में। अब सीधे पायरुवेट कहां पर जाएंगे? माइटोकॉन्ड्रिया में जाएंगे, और सारी प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में ही होगी। अब माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगा बुआ? अब यहां पर देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थित होती है बुआ। क्या होती है? ऑक्सीजन की उपस्थित होती है। देखो यहां पर ऑक्सीजन की उपस्थित नहीं थी, यहां पर भी ऑक्सीजन की उपस्थित नहीं थी। अब इसमें क्या होगा, जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, यहां पर ऑक्सीजन होती है। यहां पर क्या होती है? ऑक्सीजन होती है। अब यहां पर जो अब सर जी से पूछोगे कि माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन पहुंचती कैसे है, तो हम उसको अभी थोड़ा और समझाते हैं। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को ऑक्सीजन कहां पहुंचती है, कैसे पहुंचती है, इसको हम आगे बताते हैं। अभी इस बात पर पूरा फोकस करो। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगा, अब माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाला क्या है, यहां पर भैया जो है ये प्रक्रिया होगी और क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, जिसको हम CO2 बोलते हैं। जगह कम है, CO2 लिख देते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, तो CO2 मैंने लिख दिया बुआ। अब CO2 बनेगा और बनेगा H2O। क्या बनेगा? H2O, और बनेगी ऊर्जा। क्या बनेगी? ऊर्जा। अब आपसे ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए, आक्षी श्वसन जो होता है, मतलब जो अनाक्षी श्वसन होता है, उसमें एक उत्पाद सिमिलर नहीं होता है। एक उत्पाद कौन सा सिमिलर नहीं होता? हाइड्रोजन नहीं, मतलब जल का निर्माण नहीं होता है। ये केवल माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। मतलब ये जब होता है तो ये श्वसन कैसा होता है? वायवीय श्वसन होता है। कैसा होता है? वायवीय श्वसन है बुआ। ठीक है, और वायवीय श्वसन में वायु की जरूरत होती है। वायु माइटोकॉन्ड्रिया में मिलती है, और क्या होते हैं, पायरुवेट जब माइटोकॉन्ड्रिया में जाते हैं तो काहे में टूट जाते हैं? CO2 में और H2O में और ऊर्जा में। ठीक है, तो इस तरह से इसका निर्माण होता है। ठीक है, इस तरह से बनते हैं ये। अब समझो आगे। ठीक है, तो ईस्ट में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि ईस्ट अनाक्षी श्वसन करता है। कैसा करता है? अनाक्षी श्वसन। इसमें जो एथेनॉल बनता है और CO2 बनती है, ऊर्जा बनती है। क्या बनती है?
CO2 बनता है और ऊर्जा बनता है। अब यहाँ पर देखिए लैक्टिक अम्ल बना है, ऊर्जा बनी है। क्या बनी है बच्चों? लैक्टिक अम्ल बना है और ऊर्जा बनी है। ठीक है, तो इतनी बात समझ आ रही ना क्लियर? ठीक है, तो इतनी बातें आपको समझ आ गई होंगी। ठीक है, अब आगे समझते हैं, आगे और थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलो देखिए आगे देखते हैं। ठीक है, तो यहां पर आगे सुनो। अब एक प्रश्न आपसे बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी पूछ लिया करता है। ठीक है, तो इसको पूछता है तब हम आपको उसको डिटेल से बताते हैं। ठीक है, तो इसको सुनिए। अब आपसे प्रश्न पूछ देगा कि वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर बताओ। बहुत जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट, आपका 3 नंबर कम से कम इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको 3 नंबर फाइनल करने ही करने हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है। हम क्या होता अभी आपको बताते हैं आक्षीय श्वसन और अनाक्षीय श्वसन। अनाक्षीय श्वसन, अब इन दोनों में अंतर आपको बताना है, तो हम इन दोनों को आपको यहाँ पर डिटेल्स में समझा दिए। अब समझो और। ठीक है, तो आक्षीय श्वसन जो होता है हुआ, ये कहाँ होता है? तो सबसे पहले समझ लो ऑक्सी, तो 1 नंबर पॉइंट में ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ऑक्सीजन की क्या होती है बबुआ? इनमें आवश्यकता होती है। अब इसमें सुनो, इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है? बिल्कुल भी नहीं होती है। तो ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। समझ गया ना बात इतनी? ठीक है, तो इसमें जो वायवीय श्वसन है या आक्षीय श्वसन है उसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। समझ गया ना बात इतनी? इसमें क्या होता है, इसमें दूसरा पॉइंट कह देते हैं। दूसरा पॉइंट कहेंगे कि इसमें जब ऑक्सीकरण होता है, मतलब श्वसन होता है ना बुआ, तो इसमें होते हैं 38 एटीपी बनते हैं। कितने बनते हैं बच्चों? 38 एटीपी बनते हैं और ठीक है 773 केल्विन। ठीक है, यही होता है 773। ठीक है, 673, सॉरी गलत हो गया, 673 किलो कैलोरी बनती है। क्या बनती है? किलो कैलोरी, कैलोरी ऊर्जा बनती है। 773 किलो कैलोरी ऊर्जा बनती है और साथ में क्या बनते हैं? 38 एटीपी का निर्माण होता है जब ग्लूकोज, एक ग्लूकोज टूटता है। क्या टूटता है? एक ग्लूकोज टूटता है। लेकिन यहां पर क्या होता है, यहां पर 2 एटीपी बनते हैं। क्या बनते हैं? 2 एटीपी बनते हैं। और क्या होता है, कितनी ऊर्जा बनती है? ठीक है, तो यहां पर अगर हम बात करते हैं तो यहां पर जो होता है ना बुआ, यहां पर 27 किलो कैलोरी ऊर्जा बनती है। कितनी? 27 किलो कैलोरी। ठीक है, अगला पॉइंट सुनो, अगला पॉइंट सुनना है आपको, तीसरा पॉइंट नंबर 3। तो यह क्या कहेंगे, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि यह जैव नियंत्रण क्या है, यह जैव नियंत्रण होने वाली प्रक्रिया है, जैव रासायनिक ऑक्सीकरण प्रक्रिया। जैसे जैव रासायनिक क्या है? अभिक्रिया है, अभिक्रिया है। कैसी है यह? जैव रासायनिक अभिक्रिया है। और यह कौन सी अभिक्रिया हुआ? यहां पर देखिए, यह जो है कैसी है बुआ, यह वाली जैव रासायनिक अभिक्रिया, सॉरी एक मिनट, कुछ नहीं, थोड़ा डिफरेंस हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है ना, इसमें CO2 बनते हैं। क्या बनते हैं? CO2 बनते हैं और बनता है, क्या बनता है बुआ? CO2 बना था और H2O बना था। क्या बना था? H2O और प्लस बना था। क्या बना था? CO2 H2O और लास्ट में बना था आपका भैया, क्या बना था लास्ट में? CO2 H2O और क्या बनता है? और ऊर्जा का निर्माण होता है। क्या बनती है? ऊर्जा बनती है। समझ गए ना बात इतनी? समझ आ रहा ना क्लियर? ठीक है, तो आगे देखो, आगे क्या होता है, CO2 और H2O बनते हैं। अब यहां पर देखिए,
यहाँ पर जो बनता है वो यहाँ पर CO2 नहीं बनता। क्या होता है यहाँ पर? तो या तो अगर लैक्टिक अम्ल बनेगा, क्या बनेगा? लैक्टिक अम्ल बनेगा, या फिर बबुआ बनेगा आपका, क्या बनेगा? एथनॉल। क्या बनेगा? एथनॉल बनेगा। और यहाँ पर अल्प मात्रा में क्या होगी? अल्प मात्रा में ऊर्जा बनेगी, अल्प मात्रा में ऊर्जा बनेगी। ठीक है, तो इस तरह से एक क्रिया होती है। और अगला पॉइंट आपको हम लास्ट और पॉइंट 2-3 पॉइंट अभी बताने वाले हैं। ठीक है, तो उनको ध्यान से सुनते जाइए। यहाँ पर ऑक्सीजन जो होता है ना बच्चों, ग्लूकोज का, काहे का? ग्लूकोज का पूर्णतया क्या हो जाता है? ऑक्सीकरण हो जाता है। ऑक्सीकरण हो जाता है। इसमें क्या होता है? ग्लूकोज का पूर्णतया ऑक्सीकरण हो जाता है, लेकिन इसमें क्या होता है? पूर्णतया ऑक्सीकरण नहीं होता है। इसमें पूर्णतया ऑक्सीकरण नहीं होता है। लिख दो, पूर्णतया ऑक्सीकरण नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें पूर्णतः ऑक्सीकरण नहीं होता है, इसमें पूर्णतः ऑक्सीकरण हो जाता है। अगला समझो, यह है वायु ऑक्सी श्वसन। यह कहाँ होता है? यह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ पर होता है भैया? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और यह होता है कहाँ पर? कोशिका। कहाँ पर? माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता है। मतलब कहाँ पर होता है? कोशिका द्रव में होता है। कहाँ पर होता है? कोशिका द्रव में। यह प्रक्रिया कहाँ पर होती है? कोशिका द्रव में होती है। तो इस तरह से ना आपको मैंने 5 अंतर बता दिए हैं। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये 5 बातें समझ आ गई होंगी। ठीक है, अगला पॉइंट की ओर हम बढ़ते हैं। ठीक है, तो अगला पॉइंट देखो बच्चों, अभी यहां पर जो है अगला पॉइंट जो है उसको सुनो। ठीक है, अब क्या होता है? जो श्वसन था, ठीक है, तो श्वसन का जो अंग थे, मानव में श्वसन के अंगों को हम थोड़ा विस्तार से पढ़ लेते हैं। क्या करते हैं बच्चों? श्वसन के अंग विस्तार से पढ़ते हैं। तो मैंने सबसे पहले आपको हम श्वसन के अंगों के बारे में बताया था। पहले बताया था नासाद्वार। क्या बताया था? नासाद्वार। और दूसरा बताया था ग्रसनी। क्या बताया था? ग्रसनी। और ग्रसनी के बाद बताया था कंठ। और कंठ के बाद मैंने बताया था श्वास नली। क्या बताया था? श्वास नली। और श्वास नली के बाद मैंने बताया था कौन सा? ठीक है, श्वास नली के बाद मैंने आपको तुरंत बाद में समझाया था कि श्वसनी। क्या सुना था? श्वसनी। सुनो, श्वसनी भैया क्या है? श्वसनी समझा लो। श्वसनी के बाद आपको सुनना है, क्या देखना है? श्वसनी के बाद आता है श्वसनलिका। क्या आती है? श्वसनलिका। ठीक है, तो श्वसनलिका होती है। अब इसको देखो, चित्र के माध्यम से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। एक चित्र बना देते हैं बुआ। यहाँ पर देखिए, ये है एक चित्र। ठीक है, किसी व्यक्ति का ये चित्र है, जहां से यहाँ से नासाद्वार से एक पाइप निकलती है और एक निकलती है मुख से। कहाँ पर? मुख से। अब ये दोनों एक जगह पर मिल जाती हैं। एक जगह पर क्या होती है? मिल जाती हैं। और फिर उसके बाद ये नीचे को थोड़ा बढ़ती हैं, नीचे को ऐसे ऐसे ये 2 भागों में डिवाइड होकर कुछ इस प्रकार से चली जाती हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार से फैल जाती हैं। और इस तरह से फैलकर ये 2 फेफड़े, यहाँ से छोटी छोटी पतली पतली नलिकाएं निकलती हैं। ठीक, ऐसे 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 यहाँ पर कुछ नलिकाएं निकल जाती हैं। ठीक है, इस तरह से। और इनसे भी कुछ पतली पतली और भी नलिकाएं निकलती हैं बुआ। इसमें से भी पतली पतली ऐसे ऐसे नलिकाएं निकल जाएंगी। ठीक है, क्या हो जाएंगी? इसमें से भी कुछ पतली पतली नलिकाएं भैया निकलेंगी। ठीक है, इन पतली पतली नलिकाओं को देखो। अब बुआ यहाँ पर जो थोड़ा मोटी नलिकाएं निकलती हैं, किनको हम कहते हैं? इनका नाम है बुआ, क्या होता है? श्वसनी। का नाम है? श्वसनी। ये है श्वास नली। क्या है? श्वास नली। और ये है श्वसनी। क्या है बच्चों? श्वसनी। और ये क्या है? श्वसनिकाएं। क्या है?
जो पतली पतली सी हैं, ज्यादा जो पतली हैं इनको बोलते हैं श्वसनिकाएं। ठीक है, देखो सुनते रहो, सुनते रहो। ठीक है, बिल्कुल आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, क्या है? श्वसन नलिका, सॉरी श्वसन नलिका हो गई। क्या हो गई बबुआ? ये श्वसन नलिका हो गई। और श्वसन नलिकाओं से छोटी छोटी कंचेनुमा संरचनाएं बनी रहती है। इनको हम बबुआ कहते हैं कूपिकाएं। क्या कहते हैं बबुआ? कूपिकाएं। ठीक है, तो श्वसनिका से कूपिकाएं लगी रहती हैं। क्या लगी रहती है? कूपिकाएं। ठीक है, यहाँ पर पतली पतली सी संरचनाएं लगी रहती हैं, छोटी छोटी सी कूपिकाएं। इनको हम बोलते हैं कूपिकाएं। क्या बोलते हैं बबुआ? कूपिकाएं बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो हम श्वास लेते हैं तो दो प्रकार से श्वास ले सकते हैं। एक तो नासाद्वार द्वारा, क्या द्वारा? नासाद्वार द्वारा। दूसरा मुख गुहा द्वारा। क्या द्वारा? मुख गुहा द्वारा। ठीक है, अब मुख गुहा से हम जस्ट थोड़ा नीचे बढ़ते हैं तो मिलती है हमें ग्रसनी। क्या मिलती है बच्चों? ग्रसनी। और ग्रसनी के जस्ट नीचे कंठ द्वार मिलता है। क्या मिलता है बच्चों? कंठ द्वार। कंठ द्वार का मतलब यही है कि यहाँ पर क्या होता है? उसका मिलान होता है नलिका, काहे का? श्वास नली का, और जो मुख की नली है, पोषण नली है, उसका यहाँ पर क्या होता है? मिश्रण होता है, एक जगह पर मिल जाती है, उसे हम कंठ द्वार कहते हैं। अब कंठ द्वार के बाद आता है आपका श्वास नली। क्या आता है? श्वास नली। और श्वास नली के बाद आता है आपका श्वसनी। क्या आता है? श्वसनी। और श्वसनी के बाद आता है श्वास नलिका। क्या आता है? श्वास नलिका। अब श्वास नलिका के बाद हुआ, ठीक है, इस तरह से आती है कूपिकाएं। क्या आती है? कूपिकाएं आती हैं। क्या आती है बच्चों? कूपिकाएं आती हैं। और कूपिकाओं में ही ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है। ठीक है, कूपिकाओं को में क्या होता है? ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है। अब इनको सुनिए। ठीक है, अब इसके चारों तरफ एक संरचना बनी रहती है और इस तरह से एक संरचना बन जाती है और इस संरचना को हम कहते हैं फेफड़े। क्या कहते हैं बच्चों? फेफड़े। ठीक है, ये है फेफड़े। कहाँ पे हुआ? फेफड़े हैं। ठीक है, तो इस तरह से संरचना आपको बोर्ड में पेपर में बनाना है। कैसे बनाना है? पेपर में भी बनाना है। ठीक है, तो समझ आ गई ना इतनी बातें? ठीक है, इतनी बात क्लियर हो रही है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आगे के लिए हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाने वाले हैं, क्योंकि आज का वीडियो इतना ही रहेगा। आज का वीडियो क्या है? इतना ही हम करते हैं, बंद कर देते हैं। ठीक है, जिसको मैंने यहाँ पर डिटेल से आपको पढ़ाया है। अगर आपको पसंद आता है तो आप इस वीडियो को खूब शेयर कीजिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों तक भेजिएगा दोस्त। ठीक है, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए ही सारे वीडियो अपलोड किए जाते हैं और आप इस चैनल में आप अपनी पढ़ाई को सुलभ बना सकते हैं, सरल बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हर एक पॉइंट आपको आसान भाषा में समझाने की हम कोशिश करते हैं। ठीक है, चलो जय हिंद दोस्तों। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका फिर से इंतजार करूंगा।